Hello guys, this is Shailendra Pandey. This is lecture 9th of physics for IT JEE. आज की क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स को और आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हम किसी बिल्डिंग पर उसके टॉप पर खड़े होकर के किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं और फिर वो फाइनली नीचे जाता है, तो मैंने आपसे कहा था डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप रखोगे। डिस्प्लेसमेंट जो वहां पे आप रखते हो वो -h होता है, क्योंकि आप टॉप पर थे और फाइनली जो बॉल गई वो नीचे ग्राउंड पर गई, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो निगेटिव हो गया। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैं आप लोग को और करा रहा हूं, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए। अ बलून इज ascending at a rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड at a height of 39.2 meter above the ground when a food packet is dropped. When a food packet is dropped from the balloon, food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity? After how much time and with what velocity does it reach the ground? Does it reach the ground? ये क्वेश्चन है हमारा। एक बलून है जो कि अभी फिलहाल 39.2 मीटर की हाइट पर है। ये बलून ऊपर जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब वो इस हाइट पर था तो यहां से एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आपसे कह रहे हैं कि ये फूड पैकेट ग्राउंड पर कब पहुंचेगा और जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया? अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन समझ आ गया है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट डिटैच होता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डिटैच होता है, अलग होता है, तो अलग होने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड वही हो जाती है जो मूविंग की होती है। जैसे कभी आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो, बहुत से लोग जो बस से रेगुलर सफर करते हैं, वो बस जैसे इधर की तरफ चल रही है, जब वो किसी स्टैंड पर रुकने वाली होती है तो वो लोग बस के एग्जैक्टली रुकने से थोड़ा सा पहले ही उतर के इस तरफ भागने लगते हैं। ये चीज कभी देखी आपने? हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं भाई, वरना कहेंगे शैलेंद्र सर ने कहा था ऐसे चलती बस से उतर जाओ। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से ऐसा करते हैं, उनका तरीका देखो करने का क्या है। कि बस अगर इधर की तरफ जा रही है, ठीक, तो आपने देखा होगा वो लोग कभी भी, अगर बस इधर की तरफ जा रही है, वो गेट पे ऐसे खड़े हैं, तो कभी भी इधर की तरफ नहीं उतरते, बस की डायरेक्शन में ही उतरते हैं। ये चीज कभी देखा आपने? कि अगर बस इधर की तरफ जा रही है, वो अगर इधर से उतरेंगे भी तो बस की तरफ ही उतर के भागने लगेंगे। ड्यू टू, आप कह सकते हैं, इनर्शिया। अगर बस मोशन में है तो बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो सब खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, ठीक। तो जो आदमी उस बस से उतर रहा होगा, उस आदमी के पास भी स्पीड वही होगी जो बस की है। क्लियर है?
बाकी ये जो मूवीज में स्टंट दिखाया जाता है कि चलती बाइक, आराम से बाइक जा रही थी, खट से कूद गए, आराम से खड़े हो गए, ये सब सिर्फ रजनीकांत कर सकते हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये सब कभी गलती से भी ट्राई मत करिएगा। वो अगर बाइक 60, अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि बाइक से उतरते ही तुम 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकते हो, तब तो उतरने की सोचना, वरना कभी भी उतरने का प्रयास मत करना। पता चला उतरे नीचे और पहुंच गए सीधे ऊपर। अरे सलमान खान की तो बात ही छोड़ दीजिए। सलमान खान तो रेस 3 वाली मूवी में पूरा मिसाइल, एकदम खड़े होकर मिसाइल चला दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल आदमी जो राइफल होती है वो चलाता है तो झटका लगता है, वो भाई साहब पूरी मिसाइल चला देते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए आप, ही इज आउट ऑफ रीच, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, बताइए कैसे होगा। यू कैन अगेन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा अगर ये यहां से, बहुत ध्यान से सोचना, अगर ये यहां से डिटैच होगा, ये फूड पैकेट अलग होगा, तो फूड पैकेट की इनिशियल स्पीड किधर की तरफ होगी? जिधर बलून की है। यही तो क्वेश्चन में खास बात है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अलग होने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसी तरफ होती है जिधर मूविंग ऑब्जेक्ट की थी। तो ये फूड पैकेट अगर यहां से अलग होगा तो इस फूड पैकेट के पास स्पीड किधर की होगी भाई? ये वाली नहीं होगी, स्पीड होगी इधर ही की तरफ। और कितनी होगी? सो इनिशियल स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो भी किधर? लेकिन छोड़ते ही, वहां से अलग होते ही ये फूड पैकेट जाएगा किधर? इसका मतलब क्या है? स्पीड है ऊपर की तरफ, जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। सो यू विल से कि सर इनिशियल स्पीड है 9.8, टाइम है t, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का 1/2। एक्सेलरेशन कितना होता है भाई? 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है ऊपर की तरफ, फाइनली पहुंच रहा है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं होगा? और उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? क्या ये बात समझ में आ रही है? सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 9.8 कॉमन लेके उधर भेज दो। टाइम आ गया 3.35। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। कौन सा 9.8 माइनस में होना चाहिए भाई? और क्यों होना चाहिए? इनिशियल स्पीड किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन की जगह निगेटिव होगा ना भाई, तो मैंने निगेटिव रखा, वेलोसिटी को पॉजिटिव रखा। ये 9.8 जब नीचे जाएगा तो 4 आएगा। 39.2 डिवाइडेड बाई 9.8 कितना होता है? 4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम की आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। एक t की वैल्यू आएगी 4 और दूसरी वैल्यू आएगी -2। क्वाड्रेटिक बनेगी ना यार। लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव होता नहीं है, तो ये टाइम तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेकेंड। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास कि कितने टाइम के बाद वो नीचे पहुंचेगा। पता चला 4 सेकेंड के बाद वो नीचे पहुंचेगा। अगला पार्ट क्या है यार? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये आप लोग बहुत सिंपली बता सकते हो। यू कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v हमको निकालना है। इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? 9.8। एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। टाइम कितना लग गया? 4। सिंप्लीफाई कर लो। फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो चेक करो, निगेटिव में आएगी। निगेटिव, एंड आई थिंक इट्स वैल्यू इज 29.4। सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे, इसलिए कैलकुलेशन में सीधे सीधे लिख दे रहा हूं भाई। किसी को कोई डाउट? इस वेलोसिटी के निगेटिव होने का मतलब क्या है? हम लोग ऊपर की वेलोसिटी को कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव। तो नीचे की, आ गई बात समझ में?
कोई डाउट किसी को? नहीं, ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट बता रहा हूं। समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अ फूड पैकेट, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस क्लास। अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर which is rising steadily, steadily, steadily at 2 मीटर पर सेकेंड। इस बार फूड पैकेट को किससे गिराया गया भाई? ये हेलीकॉप्टर है। बढ़िया लग रहा है? ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इससे फूड पैकेट को रिलीज किया गया है। आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद पहला पार्ट है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। दूसरा है हाउ फार is it below the helicopter। पहला है what is the velocity of packet, 2 सेकेंड के बाद पैकेट की वेलोसिटी क्या है। दूसरा पार्ट है how far is it below the helicopter, हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है ये फूड पैकेट। चलिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है, सेम टाइप का लगभग क्वेश्चन है। जी की वैल्यू आप, मुझे लगता है इसमें 10 या 9.8 जो भी आप लेना चाहो अपने हिसाब से, जो कैलकुलेशन में इजी लगे उसको लेके सॉल्व करो। अगर वैल्यू कुछ नहीं दी है तो आप अपने हिसाब से ले लो, जो सुटेबल लगे आपको करो जल्दी से। स्टीडली का मतलब क्या है? हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। स्टीडली, स्टीडली मतलब बहुत धीरे धीरे आराम से जा रहा है। मतलब ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो हेलीकॉप्टर का ऊपर जाने वाला मोशन कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? फूड पैकेट जो वहां से ड्रॉप किया जाएगा उसका मोशन कैसा होगा? इस फूड पैकेट की इनिशियल स्पीड कितनी होगी भाई? 2 मीटर पर सेकेंड होगी ना, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। सेम तरीके से बिल्कुल अप्लाई करिए। पहला आंसर बताइए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? 22 मीटर पर सेकेंड। गलत है, गलत है। और दिमाग लगाओ। वह 16, कुछ सही। आपने 10 लिया होगा। अरे भाई, अगर मुझे 2 सेकेंड के बाद स्पीड बतानी है तो वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v हमको निकालना है, u की वैल्यू है 2। एक्सेलरेशन बोलो कितना हो जाएगा? माइनस का 9.8 या फिर 10 ले लें सीधे सीधे, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस 20, इट मीन्स माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला आंसर हो गया, सिंपल वाला। दो सेकंड के बाद नहीं छोड़ा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे कहा गया है हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया। फिर आपसे बोला गया है आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद पहला पार्ट है कि वेलोसिटी क्या होगी और दूसरा पार्ट है कि ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा। ये क्वेश्चन है।
तो 2 सेकंड के बाद आपने ये देख लिया कि इसकी वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकंड. दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? ये बता दो 2 सेकंड में बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू टाइम कितना है? 2 माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक 2 से एक 2 कैंसिल हुआ 20. तो वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर. इसका मतलब हेलीकॉप्टर से कितना डिस्टेंस पे है ये भी? 16 मीटर. इज इट करेक्ट? गलत है. आपने तो अभी सिर्फ वो डिस्टेंस निकाल लिया जितना डिस्टेंस ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से नीचे आया. भाई तुमने यहां से इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही बोलो ये नीचे आया. तुमने ये देख लिया कि सर ये टोटल 16 मीटर नीचे आया है. बोलो सही बात है. लेकिन क्या हेलीकॉप्टर वहीं हवा में रुका हुआ है? दैट इज ऑल्सो राइजिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. तो 2 सेकेंड में वो कितना ऊपर जाएगा? बात समझ में आई बेटे? हेलीकॉप्टर रुका तो है नहीं, हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा. कितना डिस्टेंस? 4. क्यों 4? क्योंकि हेलीकॉप्टर का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है. स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम. तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2. इसका मतलब ये ऊपर चला गया 4 मीटर, ये नीचे आ गया 16 मीटर. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो कितना है? That distance will be 16 plus. कोई डाउट? बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो -16 था, -16 + 4 करना चाहिए. ऐसा नहीं है. ये माइनस बेटे बस ये शो कर रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में फूड पैकेट नीचे आया है. डिस्प्लेसमेंट है ना, बस उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. 16 मीटर ये नीचे आया, 4 मीटर ये ऊपर गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 20. जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं आपको. हाँ बता रहे, साइन कन्वेंशन आप लोग को बता रहे, बस 1 मिनट जल्दी. अगला क्वेश्चन लिखिए भाई. अ पैराशूटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अ पैराशूटिस्ट bails out from an aeroplane. BAILS. bails out मतलब कूद पड़ा. एरोप्लेन से पैराशूट लेकर के वो कूद पड़ा नीचे. ठीक. A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter, 40 मीटर. After dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute. He opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. And decelerates at 2 meter per second square. Full stop. If he reaches the ground with speed 2 meter per second, if he reaches
the ground with speed 2 meter per second, comma, how long is he in the air? How long is he in the air? सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, at what height did he bail out from the plane? At what height did he bail out, B-A-I-L, bail out from the plane? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन था, एरोप्लेन से पैराशूटिस्ट जो था वो पैराशूट लेकर के कूद पड़ा। 40 मीटर जब वो नीचे आ गया तो उसको लगा होगा अब देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो उसने बटन दबाया और पैराशूट ओपन कर लिया। जैसे ही पैराशूट ओपन किया तो अब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से नीचे आ रहा है। बेटा बात समझना, अगर वो पैराशूट को ओपन ना करता तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आता। तो नीचे आने के बाद उसके कितने टुकड़े होते या कितने कैसे फैल जाता उसको वो सोच भी नहीं सकता था। इतना सोचते ही उसके हाथ से बटन दब गया कि भैया जान है तो जहान है। उसने बटन दबाया, बटन दबाते ही क्या हुआ, पैराशूट ओपन हुआ। पैराशूट ओपन होने से उसका जो एक्सेलरेशन प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था वो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब अब उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है और फाइनली कम होते होते ग्राउंड पर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचा। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड कोई भी झेल सकता है, तो वो आराम से लैंड कर गया, बच गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि भाई टाइम बताओ जितने टाइम वो एयर में था, पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है कि कितने हाइट पर एरोप्लेन था जब वो उसमें से कूदा। तो सोचो, अगर ग्राउंड यहां कहीं पर है भाई, अगर आप ये मान लो कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट है h, तो कितने हाइट से वो कूदा, 40 + h, सही है। और टाइम आपको निकालना है, तो यहां से यहां का टाइम निकाल लो, यहां से यहां का टाइम निकाल लो, दोनों टाइम ऐड करो, करो जल्दी से सॉल्व। हेलीकॉप्टर की कोई वेलोसिटी इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हेलीकॉप्टर को मान लो वहीं रुका हुआ है। हाँ, 0 मान लीजिए। भाई जब वहां से वो ड्रॉप हुआ होगा तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही रही होगी। तो सबसे पहले 40 मीटर नीचे आने में जो टाइम लगा वो निकाल लो, तो h बराबर u 0 ही है, हाफ GT² लगा दो। लगाओ जल्दी से, टाइम बताओ मुझे। लेट अस सपोज यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो t1 है और यहां से यहां का आने का टाइम t2 है, तो यहां से अपने को t1 मिलेगा। कितना आ रहा है, t1 की वैल्यू आ गई √8, बोलो 2√2 सेकेंड। क्लियर है। अब यहां की बेटा आप मुझे स्पीड बता सकते हैं क्या? जब वो फ्रीली ड्रॉप किया होगा तो v बराबर u + at भी लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं सर यहां की जो स्पीड है, यहां की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 0 + v बराबर u + a × t। t कितना है, √8। तो क्या इसको, अगर इसको मैं 2√2 लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका 2√2 सेकेंड। इज इट क्लियर? यहां की स्पीड भी आ गई हमारे पास। अब हमको ये देखना है इस मोशन के बारे में। यहां की स्पीड पता है, यहां की स्पीड पता है, तो क्या हाइट आ सकती है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? सोचो भाई, यहां की स्पीड कितनी है बेटा,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। इस वाले मोशन की बात अगर करोगे तो u का मतलब यहां की स्पीड, और यहां की स्पीड कितनी है 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू h। कोई डाउट? सॉल्व करिए और मुझे h की वैल्यू बताइए। सेवन 96/4 सिंप्लीफाई करो और मुझे हाइट बताओ कितनी है, जल्दी से डिवाइड करिए, इतना तो करो भाई। 199। ये हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, इनकी बात पर भरोसा करते हुए सब लोग देख लो भाई, इनकी बात पे भरोसा करते हुए 199 मीटर। ठीक, तो ये हाइट हमारे पास आ गई बेटे, ये वाली हाइट। अब आप बता दीजिए कितनी हाइट से बेटा वो कूदा था। रफली अगर इसको मैं 200 बोल दूं तो 200 ये 40 ये 240 या फिर 239। अगर 199 मान रहे हैं तो 239। बोलो यार, बात सही एकदम, पक्की बात। सो अपने पास हाइट भी है, ये भी हाइट है, टोटल हाइट हमको पता चल गई 239 मीटर। करेक्ट है। अब हमको चाहिए टाइम। तो यार बोलो टाइम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? पहले तो ये वाला टाइम हम निकाल ही चुके हैं 2√2, बस ये वाला टाइम और बता दीजिए आप। आपको फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो v बराबर u प्लस 80, तो बोलो टाइम आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको इधर की तरफ लगा रहा हूं। फाइनल स्पीड बहुत ध्यान से मुझे बताइए कितनी थी, 2। v बराबर u कितना था, सॉरी 0। देख लो यार, यहां की स्पीड कितनी थी 2, यहां की स्पीड हम लोगों ने कितनी निकाली 20√2। तो हमको यहां पे क्या रखना चाहिए 20 अंडर रूट 2। तो v इज इक्वल टू u माइनस g की वैल्यू कितनी, एक्सेलरेशन कितना था भाई 2 इंटू टाइम t2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम t2। सो t2 टाइम कैलकुलेट करिए और यहां पर रखिए। टेन अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 की आप वैल्यू रख सकते हैं 1.414। तो सिंपली अगर मैं 1.4 मान लूं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1 रफली 13 सेकेंड। इज इट क्लियर? किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, मैं लिख दे रहा हूं डेटा, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ is given by minus kv cube where k is a constant। कोई बोट है, जब उस बोट का इंजन बंद कर दिया गया तो उसमें रिटार्डेशन होने लगेगा। उस रिटार्डेशन की वैल्यू हमको दी है माइनस kv क्यूब, जिसमें k क्या है कांस्टेंट, v क्या है वेलोसिटी। इफ v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ कट ऑफ, v नॉट वो वेलोसिटी है जब हमने कट ऑफ किया था, मतलब जब उसको
बंद किया था मोटर को, तो कट ऑफ के समय की वेलोसिटी कितनी है? v नॉट. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर द कट ऑफ. आपको बताना है वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट एनी टाइम t. क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मोटर बोट है, चल रही थी, इंजन स्टार्ट था. जब तक इंजन स्टार्ट रहेगा बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. हमको वो मोटर बोट रोकनी थी, इसलिए हमने क्या किया? इंजन को बंद कर दिया. जैसे ही बंद किया बोलो रिटार्डेशन होगा. जब बंद किया उस समय वेलोसिटी थी v नॉट. तो आपसे कह रहे हैं कि कुछ t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी. ये हमारा क्वेश्चन है. जल्दी से सब लोग करिए. v नॉट, ठीक है, करेक्ट है. पहले वाली इक्वेशन लगा दें. इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो यार, मैं बीच बीच में झटका इसीलिए दे रहा हूं कि एकदम आंख बंद करके मत देखिए कि सर मोशन इन वर्टिकल मोशन करा रहे थे तो वही बार बार वही क्वेश्चंस लगेंगी. देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा थोड़ी होता है कि ये वर्टिकल वाला मोशन है इसलिए ऐसी वाली इक्वेशन लगाओ, ऐसा तो होता नहीं है. तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, क्या इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं. आपको क्या गिवन है? dv बाई dt की वैल्यू गिवन है माइनस kv क्यूब. तो dv अपॉन माइनस kv क्यूब इज इक्वल टू dt. इंटीग्रेटेड बोथ साइड. टाइम की वैल्यू 0 से t. स्पीड की वैल्यू v नॉट से v. बोलो यार, बात सही है? इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेशन का यूज समझ में आ रहा है फिजिक्स में? ये हुआ v की पावर -3. v की पावर -3 का कितना हो जाएगा? v की पावर -2 अपॉन -2 फ्रॉम v नॉट टू v, और ये बन जाएगा सिंपली t. तो ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका कैंसिल. 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2k t. बोलो, ये 2k और t सब उधर हो गया. इधर क्या बचा? v की पावर -2. अपर लिमिट लगाओ 1 अपॉन वी स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाओ -1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर. यहां से बोलो क्या हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं? बेटा निकाल सकते हैं. वही v हमसे पूछा गया था. एनी डाउट इन दिस? बोलो यार, क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. क्वेश्चन में आपसे कहा गया इफ अ बॉडी, लिखिए, इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in straight line describes successive equal distances in time intervals t1, t2, t3.
then show that ये हम लोग को प्रूफ करना है। Then show that 1 by T1 minus 1 by T2 plus 1 by T3 is equal to 3 upon T1 plus T2 plus T3। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक बॉडी है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए एक्सेलरेशन कुछ मान लीजिए, हालांकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है आपको क्वेश्चन में। आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इक्वल डिस्टेंसेस को T1, T2 और T3 टाइम में कवर करता है। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ये मैंने माना है, ऐसा दिया नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? टाइम गिवन है कि ये वाला x डिस्टेंस T1 टाइम में, तो चेक करो यहां टाइम 0 रहा होगा, यहां T1। ये वाला जो डिस्टेंस है वो T2 टाइम में, तो टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। ये वाला डिस्टेंस T3 टाइम में, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? क्लियर? तो आपसे कहा गया ये प्रूफ करिए 1 by T1 माइनस 1 by T2 प्लस 1 by T3 इक्वल टू 3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफ एनालिसिस। क्लियर? ग्राफ एनालिसिस। फिजिक्स में आईटी जेई के पेपर में अगर कभी भी ग्राफ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग हमेशा दो चीजों की बात करते हैं। एक है उस ग्राफ का स्लोप और दूसरा है उस ग्राफ का एरिया। स्लोप इज रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन dy by dx, और एरिया जो है दैट इज रिलेटेड विद इंटीग्रेशन। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम लोग किसी भी ग्राफ की बात करते हैं। एक एक करके हर तरह के मोशन में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो पहला जो इन डिटेल हम लोग बात करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहला सबसे सिंपल ग्राफ है। ये टाइम है भाई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज x। इस तरह का ग्राफ है। क्या मतलब है इसका? टाइम तो हमेशा बढ़ता है लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल जहां भी खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा है, उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। जैसे आप लोग अपने घर से कोचिंग तक आए और कोचिंग में अभी आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप सब लोग अभी फिलहाल किसमें हैं? रेस्ट में हैं। अगर आप लोग रेस्ट में हैं तो आप कहेंगे इस तरह का जो मोशन है ये किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है भाई? 0। कैसे पता चला? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? अगर सोचो किसी भी ग्राफ का बेटा स्लोप निकालना है तो तरीका बड़ा सिंपल है। स्लोप का मतलब होता है dy by dx। बोलो, dy by dx तब लिखते थे जब ये y एक्सिस होता था और ये x एक्सिस होता था, तब लिखते थे ना dy by dx। अभी क्या लिखोगे? dxy। तो इस ग्राफ के स्लोप का मतलब क्या है? dx by dt, और dx by dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस वेलोसिटी। करेक्ट है? इसका मतलब कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी के बारे में। स्लोप कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एंगल 0। एंगल 0 तो tan थीटा 0,
और स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। इसका मतलब स्लोप कितना है इसका? 0। ये एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया सबने? चलो, इस पर बेस्ड अगला ग्राफ देखिए भाई। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, इस तरह का ग्राफ है। सॉरी, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर टाइम। इस तरह का ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। जब ये वाला टाइम था तो आप चेक करिए, इसके लिए जो वेलोसिटी है वो ये वाली है। जैसे ही टाइम थोड़ा बढ़ गया, वेलोसिटी भी बढ़ गई। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, विच इज dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी, वो स्लोप यहां पर चेक करो क्या कांस्टेंट है? स्लोप कैसा है भाई? कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। क्या बेटा? हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है ये। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पता चला टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट कैसे पता चला? भाई इट्स इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का ये जो स्लोप है, स्लोप का मतलब समझ लो भाई, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना? थीटा। तो स्लोप का मतलब होता है, चाहे तो आप कहिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चाहे इसी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप कहिए tan थीटा। तो अगर एंगल थीटा फिक्स है तो tan थीटा भी फिक्स है। इसका मतलब स्लोप इसका कैसा है? कांस्टेंट है। और बाई चांस वो स्लोप क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन 0। तो ये मोशन कैसा हो गया? दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अगला देखते हैं ग्राफ। अगेन ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ है भाई। इस तरह के ग्राफ का क्या मतलब होता है? इसके लिए हम लोग को ग्राफ का स्लोप चाहिए। अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो तरीका क्या है? आप इसके स्लोप की तरफ बढ़िए। स्लोप का मतलब यहां पे क्या था? dx बाई डी टी, बोलो वही वेलोसिटी है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका एंगल देखो, और थोड़ा सा और आगे बढ़ो और इस टाइम पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका एंगल देखो। लेट अस सपोज ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा। तो आप लोग मुझे बताइए, अल्फा बड़ा या बीटा? बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा अगर बड़ा है इसका मतलब tan बीटा जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन tan अल्फा। देखो एक बात समझ लो, अगर ये एंगल एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो tan में एंगल बढ़ने के साथ साथ tan की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे tan 0 0 होता है, लेकिन tan 30 1/√3, तो 0 से तो बड़ा ही है। tan 60 √3 अगेन 1/√3 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल एक्यूट है तो एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। और अगर tan थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। और इस ग्राफ में बोलो, इस ग्राफ में स्लोप ही वेलोसिटी है। स्लोप ही वेलोसिटी है। इट मींस वी कैन राइट हियर वेलोसिटी एट पॉइंट B is
greater than velocity at point A, so VB is greater than VA। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन कैसा हो गया भाई? बोलो, ये बात सही है क्या? क्लियर है? एक्सेलरेटेड मोशन है और वो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अगला ग्राफ देखिए। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ है भाई। इस तरह के ग्राफ का क्या मतलब है? अगेन टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ अभी भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इस ग्राफ में और पीछे वाले ग्राफ में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें भी देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और इस वाले में भी टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो इस चीज को हम लोग कैसे पता करते हैं? अगेन सेम एनालिसिस बाई स्लोप। स्लोप निकालना है भाई, dx बाई dt वही वेलोसिटी होता है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? आप किसी पॉइंट पर क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। एक पॉइंट इसको मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए पर टेंजेंट ड्रॉ करो। कोई पॉइंट एक आगे मान लो, इसको बोलो बी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो कौन सा एंगल ज्यादा है? अल्फा बड़ा है या बीटा? सो वी विल से दिस टाइम अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। दोनों एंगल चेक कर लो, एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। तो आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। और स्लोप ही क्या है यहां पर? स्लोप ही क्या है? वेलोसिटी। इट मींस ए पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा थी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कम है। इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इस तरह का मोशन जो है वो रिटार्डेड मोशन कहलाता है। ऐसे में जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। पिछली बार वाले में वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए भाई। ये मेथड याद रखिएगा, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है भाई, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। जब चीजें सीक्वेंस में चलती हैं तो इजी लगती हैं, लेकिन यही चीज जब डायरेक्टली सीधे सीधे कोई क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और कुछ इस तरह का है। व्हाट डज इट मीन? डिस्प्लेसमेंट इज टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। व्हाट डज इट मीन?
वेलोसिटी कम हो रही है। कितने लोग कह रहे हैं सर वेलोसिटी कम हो रही है? वेलोसिटी कम नहीं हो रही भाई, पोजीशन कम हो रही है। जैसे मान लो आप अपने घर से कोचिंग तक आए हो, अब जब यहां से आप वापस अपने घर जा रहे होगे तो बोलो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार कम हो रही होगी। तो ये वैसे ही सीन है। अभी आप यहां बैठे हो कोचिंग में, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है आपका। जब आप यहां कोचिंग से उठ के वापस अपने घर में जा रहे होगे तो चेक करो डिस्प्लेसमेंट लगातार घटेगा 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 घटेगा, और यहां पे हम कहां पहुंच गए? अपने घर पर। डिस्प्लेसमेंट जीरो। इट मींस व्हाट? अगेन अगर मैं इसकी बात करना चाहता हूं तो मैं स्लोप की बात करूंगा। स्लोप है यहां पर dx बाई dt, और वही क्या है? वेलोसिटी। स्लोप कैसे पता चलता है? बाई एंगल। और एंगल कैसा है? दिस टाइम एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब जो स्लोप है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है यहां पर tan थीटा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो बोलो tan थीटा विल बी निगेटिव। tan थीटा निगेटिव होने का मतलब स्लोप ही वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी कैसी है? कैसी है भाई? निगेटिव वेलोसिटी है। तो इस तरह की वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो तो हम क्या कहते हैं कि वो निगेटिव है। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला ग्राफ देखो भाई। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ इज लाइक दिस। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कूल है, आप स्कूल से गए घर और घर से वापस और आगे बढ़ गए कोचिंग की तरफ। बोलो यार, ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चे, स्कूल से जाते हैं घर, घर से वापस जाते हैं कोचिंग। लेकिन इस बार क्या हुआ कि स्कूल, आपका घर और आपकी कोचिंग एक डायरेक्शन में है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि आप स्कूल से घर गए और घर से वापस स्कूल आए, वापस नहीं आए आप, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। चेक कर लो भाई, आगे आप बढ़ते चले गए हैं। तो चेक करिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। अब वही डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में गया। मतलब अगर ये घर था, घर से स्कूल अगर आप इधर की तरफ आए थे तो घर से कोचिंग आप इधर गए हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी? क्लियर है? स्लोप की बात अगर मैं करूं तो अगेन बता सकते हैं आप, इस वाले सीन में स्लोप का क्या हो रहा है? यहां पर स्लोप का क्या है? स्लोप इज निगेटिव। स्लोप निगेटिव है, यहां पर वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी फिर से। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? बोलो यार। ओरिजिन से यानी कि अपने घर से आप दूर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, भले दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, ऐसे में वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? चलो ये टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। अच्छा पीछे वाला आपको नोट करना है। चलिए कुछ लोगों को पीछे वाला नोट करना है, जल्दी से नोट कर लें, इसमें कुछ खास नहीं था। स्कूल से होम, होम से वापस, बढ़ा दूं? जी जी, यहां पर जो स्लोप है वो निगेटिव है, यहां पर जो स्लोप है वो वापस
कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने होम से दूर जा रहे हैं। क्या चीज, क्या चीज? जब आप बात करते हैं यहां से यहां तक, तो स्लोप के लिए आप ये एंगल लेते हैं, सही है। और जब आप बात करते हैं यहां से यहां तक, तो इसी स्लोप के लिए आप ये एंगल लेंगे। टैन थीटा जो होगा, अगर टैन थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाए, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, नो डाउट। ये आपका पहुंच गया अल्टीमेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। यहां पर क्या है, देखो यहां पर सीन क्या बन रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ है, ठीक है। बस ये सीन बन रहा है कि आप अपने घर में थे, घर से आप इधर की तरफ आए स्कूल, तो मैंने क्या कहा कि आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, ठीक। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है। लेकिन अब आप चल कहां, आपका जो मीन पोजीशन है वो कौन है, होम है। होम से जब आप वापस इधर की तरफ जाते हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो निगेटिव जो दिख रहा है जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि पहले आप इधर से इधर आए थे, लेकिन अभी आप इधर से इधर जा रहे हो, तो अल्टीमेटली घर से दूर ही तो जा रहे हो। निगेटिव तो बस ये शो कर रहा है कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। इससे क्या मतलब है, जा तो घर से दूर ही रहे हो। अगर तुम्हारे घर से स्कूल है मान लो 5 किलोमीटर इधर, और घर से कोचिंग है 5 किलोमीटर इधर, बोलो यार, तो जब तुम स्कूल में होते हो तो भी तुम घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो, बोलो यार। और अगर आप कोचिंग में हैं तो भी आप घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। और जब आप घर से दूर जा रहे हो तो बोलो वेलोसिटी पॉजिटिव होएगी या निगेटिव होएगी। ये अब कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। मैथमेटिक्स के हिसाब से तो भले हमको दिख रहा है, बात आपकी सही है कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, एंगल जो है ये 270 से भी बड़ा हो गया, तो वैसे तो tan के हिसाब से निगेटिव होना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमारा कह रहा है उसके हिसाब से आप अपनी मीन पोजीशन से दूर ही आ रहे हैं। और अगर आप मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी वहां पे कैसी मानी जाएगी। या फिर आप ये कह लीजिए, अगर आप वेलोसिटी को निगेटिव कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी लिखना पड़ेगा वेलोसिटी इज निगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी इज निगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अल्टीमेटली हो तो पॉजिटिव ही गई। नहीं समझ आई बात। वेलोसिटी का निगेटिव होना भी क्या शो करता है, डायरेक्शन ही तो शो करता है। और मैं अगर कह दूं कि वेलोसिटी -v है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब +v हो गया। चलो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का यहां पर आपको ये है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल, ये है बेटा आपका होम, और ये है आपकी कोचिंग, ठीक। आप इधर से इधर आते हो तो नंबर लाइन के हिसाब से आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नंबर लाइन के हिसाब से। लेकिन बेटा अगर ये 5 किलोमीटर है, कोई भी तुमसे पूछे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या बोलोगे, -5। लेकिन हमने अल्टीमेटली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है ना, तो जब मैं इधर से इधर बढ़ूंगा तो वेलोसिटी कैसी कही जाएगी, इंक्रीजिंग ही तो कही जाएगी, बोलो यार। अब अगर आप वापस घर आ गए और घर से आप इधर की तरफ आ रहे हैं, तो नंबर लाइन के हिसाब से यू आर एट +5। ये क्या था, -5 पे था। लेकिन आप इधर से अल्टीमेटली इधर ही जा रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो फिर से कितना है, 5 किलोमीटर। तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो भी आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव कही जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही है। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देखो फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स भी है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ में कॉन्सेप्ट भी है। दोनों चीज जब हमारी सेटिस्फाई होती है तब हम उसको मानते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक ग्राफ देखिए आपके पास, ये भी है। ये ग्राफ इस बार डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इस तरह का है,
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता। इन्होंने कहा सर स्पीड इनफाइनाइट, लेकिन क्या इनफाइनाइट स्पीड पॉसिबल है? अगर इनफाइनाइट स्पीड हो गई तो हम भगवान से भी ऊपर हो गए। आप सबको पता होगा आइंस्टीन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन। रिलेटिविटी थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि मास भी हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। मास इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास हो जाए, v जो है वो c के बराबर हो जाए, तो आप खुद चेक करिए ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना हो जाएगा। चेक करिए, c बाई सी, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 होने का मतलब इनफाइनाइट। बोलो यार, तो मास कितना हो गया? और जिसका मास इनफाइनाइट हो गया मतलब वो हर जगह है। बोलो यार, और हम लोग के लिए क्या कहा जाता है? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आइंस्टीन ने भी ये बात कही थी, बस थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में कहा था। बाहर के आदमी थे तो भगवान को नहीं, मतलब इस तरीके से हम लोग जो लिखते हैं अपने ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, उसको वो नहीं मानते रहे होंगे। लेकिन उन्होंने साइंस की भाषा में कहा कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के बराबर हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। अपनी नीचे भगवान है तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम गॉड। कुछ बात समझ में आई भाई? और आप तो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, सुपर गॉड। इम्पॉसिबल। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि ये लोग बात कर भी रहे थे, वो भी बात कर रहे थे कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बहुत क्लियर नहीं मिला है जिसकी स्पीड लाइट के आसपास भी हो। जब हम लाइट के आसपास नहीं पहुंचा पा रहे तो इनफाइनाइट करना तो हमारे हाथ से अभी फिलहाल ऊपर है। हाँ, 10 20 50 हजार 1 लाख साल के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग कोई ऐसी चीज बना पाए कि जिसकी स्पीड बहुत बहुत फास्ट हो जाए, लाइट से के आसपास पहुंच जाए, तो फिर वो गॉड के नियर पहुंच जाएगा। गॉड जो है, गॉड वाला जो साइंस है वो एनर्जी पर चलता है। हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं ये सब मैटर पे चल रहा है, पदार्थ पे चल रहा है। हम लोग मटेरियल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और जिस फिजिक्स की तरफ इनफाइनाइट स्पीड होने पर आप भागेंगे वो एनर्जी वाला फिजिक्स है, जिसके बारे में अभी बहुत आइडिया किसी को नहीं है। जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों में थोड़ी मोड़ी इसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ है, उसको भी बहुत अच्छे से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो सब क्वांटम में चला जाता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब मटेरियल फिजिक्स है भाई। अगेन वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। व्हाट डज इट मीन? टाइम पीछे जा रहा है। ये भी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हम टाइम को पीछे नहीं ले जा सकते। सो अभी की नॉलेज के हिसाब से इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाए तो जितनी हीरोइन है कोई बूढ़ी ही ना हो। 0 से 25 साल, 25 से वापस 0 साल, फिर 25 साल, फिर वापस 0 साल, कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। अमीर आदमी कभी मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। और जब ये चीजें डिस्कवरी हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा आपका नेचर वापस खत्म होने की तरफ जा रहा है। मतलब वो नेचर के एंडिंग टाइम पर होगा। जैसे कहा जाता है ना, ये युग जब खत्म होता है तो कुछ इसी तरह का कुछ ना कुछ होता होगा कि जब लोगों के हाथ वो चीज लग गई कि अब वो अपने टाइम को कंट्रोल कर ले रहे हैं, वो अपनी एज को घटा ले रहे हैं, वो फ्यूचर में चले जा रहे हैं, वो हिस्ट्री में चले जा रहे हैं। पता चला हिस्ट्री में किसी ने गलत किया था, उस मास्टर साहब ने मारा था, आप बताते हैं इसको। 20 साल पीछे गए, हौंक दिया उनको।
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, नेचर के अपोजिट हो जाएगा मामला। जब ऐसा होता है तो नेचर वहीं पे विनाश करता है और सब कुछ मैटर खत्म, नया युग शुरू। इसकी बात लेक्चर के बाद में। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये सब फिजिक्स के बहुत हायर लेवल पे जाता है। शायद वहां तक का नॉलेज मुझे भी नहीं, शायद क्या बिल्कुल वहां तक का नॉलेज मुझे भी नहीं है पूरा। मुझे भी जो थोड़ा मोड़ा आता है फिजिक्स में वो सब यही मटेरियल साइंस है आपका, जो आप सामने देख रहे हो, जिसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च है। लेकिन हाँ, मैं भी इंटरेस्टेड रहता हूं आगे क्या हो सकता है, और क्या एक्सपोजर है, और क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पहले होता रहा है जो आज नहीं हो पा रहा है। ठीक, कभी बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन आज नहीं। चलिए अगले में कुछ और ग्राफ की आपसे बात कर रहा हूं। जैसे अभी तक मैंने आपसे कई सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात किया। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो बहुत जल्दी से बताइएगा, सबसे पहला ग्राफ बेटे ये है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 है। एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया हमको कहां से लगा? इसके स्लोप से। इसका जो स्लोप होगा, बोलो इस बार dv बाई dt होगा, और वो बाई चांस एक्सेलरेशन है। एनी डाउट? इस ग्राफ में एरिया में भी फायदा है हमको। अगर हम लोग यहां पर एरिया निकालते हैं तो वो एरिया का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। देखो नॉर्मल अगर कोई ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता, तो एरिया का मतलब होता है इंटीग्रल y dx। तो यहां y की जगह v है और x की जगह t है, तो मैंने क्या लिखा? इंटीग्रल v dt। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कौन बताएगा? इंटीग्रल v dt, और इंटीग्रल v dt ही डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है? चेक कर लो यार। वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, तो v dt का इंटीग्रेशन क्या है? x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर बेटा आपसे कहा जाए 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप भी सिंपली क्या कर सकते हैं? ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ के नीचे का एरिया सिंपली बता दीजिए। वही क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? वैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म है। फार्मूले के हिसाब से सोचे तो एक ही फार्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? चलो भाई, तब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। ये बताते हैं अभी, वो भी अपने पास। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक, इस ग्राफ का जब मैंने स्लोप देखा, तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बोलो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। और यहां पर इस ग्राफ के स्लोप का मतलब है dv बाई dt, वही बोलो एक्सेलरेशन होता है। और स्लोप इसका कैसा है? कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। बोलो यार, बात सही है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो वो एक्सेलरेशन कैसा हुआ? पॉजिटिव या निगेटिव? तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब इट इज लाइक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? अगला देखो भाई। बाकी एरिया की बात यहां भी कर सकता हूं मैं। एरिया के लिए बात किया जाएगा तो फिर से वही, एरिया अंडर द कर्व विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगला ग्राफ देखो। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। अगेन टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, सो अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन इस बार इस ग्राफ का जो स्लोप है dv बाई dt विच इज एक्सेलरेशन, आप सबको पता है। अभी सेम इसी तरीके का एक ग्राफ को हम लोगों ने एनालाइज किया था। यहां पर अगर मैं a पॉइंट मान करके एक टेंजेंट खींचूं, ये एंगल,
यहां पर बी पॉइंट मानकर अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं तो ये एंगल, ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो बोलो बीटा ग्रेटर देन अल्फा था। इसका मतलब tan बीटा ग्रेटर देन tan अल्फा, स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, और इस ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन है। तो आप कहेंगे सर बी का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर है एक्सेलरेशन ऑफ ए के, इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो ऐसे केस में क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? कब लगता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पीछे वाले ग्राफ में लग सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कोई डाउट किसी को? क्लियर एकदम? ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन के इंक्रीज होने का फिजिकली मतलब क्या है? वेलोसिटी के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है। मतलब पहले एक सेकंड में वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है तो अगले एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, अगले एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड बढ़ी। बात समझ रहे हो? वेलोसिटी पहले सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 18 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर 68 हो गई, कुछ भी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही, नो डाउट, लेकिन उसके इंक्रीज होने का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। बात समझ में आई? तो उसके लिए ग्राफ इस तरह का होगा, और इस तरह का एक्सेलरेशन होने का मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन है। v बराबर ds बाई डी टी, a बराबर dv बाई डी टी, और a बराबर v dv बाई ds, जो कि जुगाड़ू इक्वेशन थी, जुगाड़ करके निकाला था हम लोगों ने, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट? क्लियर है भाई? जल्दी से अगला ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, टाइम ओवर हो रहा है। इस तरह का, इसका मतलब क्या हो गया? अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस वाले में मैंने आपको पहले ही एनालाइज करके बताया है कि इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब क्या है बेटा? एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं होता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन घटने का मतलब पहले हो सकता है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यार, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। नहीं समझ में आई बात? पहले सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले सेकंड में वही वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले एक सेकंड में फिर से वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी, लेकिन बढ़ तो रही है ना, बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है ना। वेलोसिटी बढ़ रही बेटे लगातार। क्या क्या क्या? कहां घट रही है? वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ने का रेट घट रहा है। पहले सेकंड, बहुत ध्यान से सुनो, इसको मैं समझा रहा हूं। t बराबर 0 पर अगर उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मान लो 0 थी यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, t बराबर 1 पर यही वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितना इंक्रीज हुई? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो यार, t बराबर 2 पर यही वेलोसिटी आपकी बढ़ के हो गई 38 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी बढ़ी? क्या इस बार भी 20 बढ़ी है? 18 बढ़ी है, लेकिन बढ़ी तो है, तो वेलोसिटी तो अभी बढ़ रही है। बोलो यार, t बराबर 3 पे अगर मैं आपसे बात करूं, यही वेलोसिटी अगर इस बार मान लो 16 बढ़ जाए, 16 बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 54 हो जाए। बढ़ तो अब भी रही है, लेकिन बढ़ने का रेट कम होता चला जा रहा है। लेकिन इस तरह की वेलोसिटी क्या कभी जीरो होगी?
हाँ हाँ, एक समय के बाद अगर ग्राफ ऐसा है कि जाके ऐसा हो जा रहा है तो एक समय के बाद ये मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा दिया है तो, लेकिन यही ग्राफ अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग टाइप का दिया हो तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते। जब तक ग्राफ ऐसे बना ना हो तब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? एक चीज और देखिए, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, एंड दिस टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। वेलोसिटी घट रही है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप बोलो कांस्टेंट होगा, नेगेटिव भले हो जाए। इसका मतलब ये नेगेटिव कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई सबको? चलो भाई, खत्म। टोटल 20 पेज ले सकते हैं, 20 पेज हो गया भाई। बोर्ड भी कह रहा है सर आज बस करो, अब ज्यादा ना पढ़ाओ। चलो भाई, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी कुछ ग्राफ का एनालिसिस थोड़ा सा और भी बाकी है, वो भी हम लोग करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में ही वी विल स्टार्ट वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।